हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट अनुष्का बायोलॉजी 360। कल हमारी पीडीएफ नहीं खुल रही थी यार, इसलिए लेक्चर को जल्दी ख़त्म करना पड़ा था। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम कहाँ तक आ गए थे वैसे? थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस डायग्राम, है ना। कल का लेक्चर आई होप तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। यस, हम लोग ये डायग्राम ही डिस्कस कर रहे थे, तो पहले यही देख लेते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो भाई देखो, जैसे ये बाइलॉब्ड है, ये इस तरीके से दो लोग होंगे, ये एक ऐसे और एक ऐसे। ये इस कनेक्टिव के थ्रू क्या हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इससे जुड़े हैं। आगे क्या दिया है बेटा इधर, जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज़ व्हाट, एपिडर्मिस। उसके बाद कौन आता है, एंडोथीशियम आती है, ठीक है। एंडोथीशियम के बाद अंदर मिडल लेयर्स, उसके बाद टैपेटम, ठीक है। टैपेटम के अंदर कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है। देखो इधर साइड वाले डायग्राम में इधर इन्होंने ऊपर का एक पोर्शन थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन इनरमोस्ट इज द टैपेटम। टैपेटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल्स। तो माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल्स क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगी भाई, है ना। तो फिर तीसरा क्या है, मैच्योर डेहीसाइज्ड एंथर, मतलब एंथर टूट गया, ठीक है। ये जो इधर गैप दिख रहा है, दिस इज व्हाट, ये गैप क्या दिख रहा है, ये टूट गया यहाँ से, और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। इनकी हो गई आज़ादी। तो तुम्हें मिलेगी कब, नीट के बाद, जैसे कि मुझे मिली। रियली हैप्पी यार, लिटरली दिस फीलिंग इज एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू। ओके, let's move forward. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. देखो बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू में मान लेते हैं हमारे पास ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये सारी उसकी सेल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी सारी की सारी क्या है, सेल्स। तो इसकी एक ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, सारी की सारी सेल्स क्या कर सकती हैं बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में अगर 100 सेल्स हैं तो 100 की 100 सेल्स क्या बना सकती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती हैं, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकें, ठीक है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, हर एक जो सेल होगी वो पोटेंशियल पोलन है, और क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हर एक पोटेंशियल पोलन है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल, ठीक है। पोलन मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर का बनना किस प्रोसेस से, मियोसिस से बनना, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि जो पीएमसी होगी उसकी प्लॉइडी क्या होगी, वो डिप्लॉयड होगी। हैप्लॉइड्स में थोड़ी ना मियोसिस होता है। इसके बाद इसके अंदर हुई मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होके क्या बनाया इन्होंने, माइक्रोस्पोर बनाया। अरे यार, इन्होंने बनाया माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना, जेनेसिस इज व्हाट, Genesis is the term used for formation. Microspore is microspore. So microsporogenesis, इस word को अगर अपन break करते हैं ना, तो microsporo and then genesis. Genesis is what, to form. Microspore is microspore. तो microspore का बनना is known बेटा microsporogenesis। किससे बना है, pollen mother cell से बना है। कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से बना है, और कहा क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा है। आगे आता है, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, ठीक है। तो 4 सेल्स की फॉर्म में वो अरेंज्ड होगा, है ना। 4 सेल्स के एक क्लस्टर सा बना है, जिसको हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा है। एज द, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट, उसमें से सारा पानी सूख जाएगा। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। देखो इस तरीके से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे ये सारा आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा बेटा, डिहाइड्रेट होगा, सारे माइक्रोस्पोर आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे हो गए सारे के सारे। वैसे
वैसे ना यहाँ पे इसको अगर हम टर्म देखें तो यहाँ पे कैलोज प्लग होता है, ठीक है, फिर कैलेज नाम का एंजाइम होता है जो इसको कैलोज को डिसोसिएट करता है। ये जो चीज़ है ना, इट इज़ व्हाट, कैलोज प्लग, ठीक है। ये एनसीईआरटी से बाहर है तो मैंने सोचा ना बताऊँ, बट अब ठीक है टॉपिक चल रहा है तो बता देते हैं। कैलोज प्लग, और फिर इसको कौन हटाएगा, कैलेज नाम का एंजाइम हटाएगा। ये तुमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे व्हाट इज़ कैलोज एंड व्हाट इज़ कैलोज प्लग एंड ऑल। तो फिर डिसोसिएट होंगे आपस में और क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे बेटा, ठीक है। आगे आता है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर several thousands of microspore और pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther। ये मान लेते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, और हर एक माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो सारे के सारे माइक्रोस्पोर बन गए या फिर क्या बन गए, पॉलन ग्रेन्स बन गए, बहुत सारे बन गए। जैसे ही यहाँ से ये वॉल ब्रेक हुई, जैसे ही यहाँ से ये वॉल ब्रेक हुई, सारे के सारे पॉलन ग्रेन कहाँ आ गए बेटा, बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो आखिर में है क्या, तुम लोगों ने चाइना रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस देखा होगा, तो उसके ऊपर तुम लोग अगर टच करोगे ना तो येलो येलो कुछ होता है, दैट इज पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन इज व्हाट, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेट नहीं है बेटा, मेल गेमेटोफाइट है, ये चीज़ कंफ्यूजिंग है बट याद रखनी है। पोलन ग्रेन इज व्हाट, मेल गेमेटोफाइट, इट इज़ नॉट मेल गेमेट, याद रखना है, इट इज़ मेल गेमेटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, अगर तुमने हिबिस्कस का ओपन एंथर अगर देखा होगा और बाकी के दूसरे फ्लावर अगर तुमने टच करे होंगे, जैसे रोज़ होता है, मतलब वो वाला रोज़ नहीं जो बिल्कुल बंद आता है, ठीक है, जो अपन नॉर्मली हाउस में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, तो वो पूरा खिला सा होता है ना, उसकी पंखुड़ियाँ बहुत पूरी तरीके से फैल जाती हैं। एक मार्केट वाला रोज़ होता है और एक अपने घर पे लगता है, वो बहुत डिफरेंट होता है दोनों, है ना। तो अपने घर वाला जो रोज़ है ना, उसके बीच में तुम लोग देखते होगे येलो येलो कलर का सा, वो क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर अपन उसको टच करेंगे ना तो येलो कलर का पाउडरी पोलन ग्रेन मिलेगा हमारे फिंगर्स के ऊपर। स्प्रिंकल दीज ग्रेन, उनको फिर हम ग्लास स्लाइड के ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है, जैसे कि ये हमने पोलन ग्रेन का क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्राफ देखा है, ओके। आगे आता है यू विल रियली बी अमेज्ड बाय द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्ट, मतलब ऐसा नहीं होता बेटा कि रोज़ का भी पोलन ग्रेन जैसा है वैसा ही हिबिस्कस का है, ठीक है, दैट टोटली डिफरेंट। हमारे पास बहुत वेराइटीज़ ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएंगे, हम लोग बहुत अमेज हो जाएंगे किस चीज़ से, उनके आर्किटेक्चर से, उनके साइज से, उनके शेप से, उनके कलर से, उनके डिज़ाइन से, जो कि हम लोगों को पोलन ग्रेन के ऊपर देखने को मिलेंगी। अलग अलग स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है, जनरली स्फेरिकल होता है। पोलन ग्रेन आर जनरली व्हाट, स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना होता है इनका, 25 से 50 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इसकी 2 लेयर्ड वॉल होती हैं। एंड द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन। जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, मैं इधर बनाती हूँ, ये इधर पोलन ग्रेन है, ये मान लेते हैं क्या है बेटा, एक्साइन है, बाहर वाली लेयर इज एक्साइन। सो ये वाली लेयर इज एक्साइन। ये ना तुम लोग देख रहे होगे मैंने कंटिन्यूस नहीं बनाई, ये कंटिन्यूस होती भी नहीं है, ठीक है। हम आगे अगर देखो एक्साइन जो होता है ना बेटा, उसको एक्साइन बनी किसकी होती है, स्पोरोपोलेन की, और ये ना बहुत रेजिस्टेंट, बहुत हार्ड, बहुत हीट टाइप का केमिकल से बना होता है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, सबसे ज़्यादा हार्ड इसको माना जाता है। कितना ही तुम लोग टेम्परेचर ज़्यादा दे दो, कितना ही कम टेम्परेचर दे दो, कोई एसिड ले लो, कोई एल्कली, कोई बेस, कुछ भी ले आओ, बट इसको डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ अभी तक तो हम लोगों को पता चली नहीं है, ठीक है। सो इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को झेल सकता है, एल्कली को झेल सकता है। कोई एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो स्पोरोपोलेन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के जो एंजाइम होते हैं उसके पास प्रोमिनेंट अपर्चर होते हैं, जिसको हम जर्म पोर कहते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया था ना, ये इस तरीके से बनाया था, ये इतनी जगह खाली छोड़ी थी, इट इज़ व्हाट, जर्म पोर। इतना बड़ा होता नहीं है, बट छोटा सा कर लो, जहाँ पर एंजाइम नहीं होती, दैट इज़ नॉन एज या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, नो एंजाइम, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ बेटा जो स्पोरोपोलेन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। तो मतलब स्पोरोपोलेन बहुत डी टाइप का एंजाइम है,
सॉरी इंसान नहीं है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। सो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम जर्म पोर कहते हैं। अब तुम मान लो पोलन ग्रेन अगर पूरी तरीके से एक्साइन से कवर हो जाए तो वो तो कभी जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा, मतलब अगर वो उसमें से पोलन ट्यूब तो कभी निकल ही नहीं पाएगी अगर वो किसी स्टिग्मा पे जाके स्टिक पे हो तो, है ना। तो पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि ये वाली जगह मैंने बनाई थी, दीज आर नॉन एज जर्म पोर्स, ठीक है, जहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। अब स्पोरोपोलिन है, उसको कोई डिग्रेड तो कर सकता है नहीं, तो फॉसिल के रूप में ये अच्छे से प्रिजर्व रह सकते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व रख सकते हैं फॉसिल्स के रूप में, क्योंकि अभी तक कोई स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करने वाली कोई चीज़ डिस्कवर हुई नहीं है, तो इस वजह से ये अच्छे से प्रिजर्व रह सकते हैं। जो एक्साइन है ये एग्जिबिट करती है बहुत फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, ये अलग अलग बहुत जो गाने वाले पैटर्न और डिज़ाइंस बनाती है, कौन, एक्साइन बनाती है, ओके। आगे आता है द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर है, मतलब एक बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली बेटा एंटाइन। एक्साइन किससे बनी है बच्चा, एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन से, इंटाइन बनी है, देखो अब बढ़ते हैं इंटाइन के बारे में। ये एक थिन लेयर होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, मतलब कंटिन्यूस है, मतलब कहीं पर भी गैप नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंटाइन प्रेजेंट ना हो। सो ये कंटिन्यूस है, बनी हुई है किससे बेटा, ये तो पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई है। किससे बनी है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से, थिन है, कंटिन्यूस है। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स, जब भी पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसके पास 2 सेल्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल का तुमको नाम से लग रहा होगा कि ये कुछ जनरेट करेगी, ठीक है, ये आगे जाके मेल गैमेट जनरेट करती है बेटा। सो जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव मतलब खाने पीने वाली सेल, ठीक है, इसके पास खाना होगा। तो वेजिटेटिव सेल क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी क्यों है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है। इसके पास क्या है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इसके पास एक बड़ा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है, और जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी के अंदर फ्लोट करती रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा रखा है हम लोगों को, ये बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल, ओके, और ये नीचे छोटी वाली जनरेटिव सेल, ठीक है। हम देखते हैं क्या, इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये स्पिंडल के शेप की होती है, ओके, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में बच्चा पोलन ग्रेन जर्मिनेट, पोलन ग्रेन शेड हो जाता है। प्लांट जो है पोलन ग्रेन को शेड कर देते हैं, किस स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, ये 2 सेल हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में प्लांट इसी कंडीशन में पोलन ग्रेन को शेड कर देते हैं। बाकी की रिमेनिंग स्पीशीज में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोसिस करती है और क्या बनाती है, 2 मेल गैमीट बनाती है। बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड, पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले ही जनरेटिव सेल जनरेट करती है क्या, 2 मेल गैमीट बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड इन 3 सेल्ड कंडीशन। बाद में 3 सेल हो गई, एक वेजिटेटिव वाली और 2 मेल गैमीट्स हो गई, ठीक है। तुम लोगों को आगे पता चलेगा, क्योंकि बाकी के जो 60% है ना, उसके अंदर जब पोलन ट्यूब बन जाती है ना बेटा, उसके बाद जो जनरेटिव सेल है फिर वो मेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बताया, हमारे पास 2 टाइप की सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, बड़ी होती है और उसका इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा उसके पास खाना होता है। जनरेटिव सेल छोटी होती हैं और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहती है, स्पिंडल शेप होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके पास न्यूक्लियस भी होता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन है वो शेड कर जाता है 2 सेल्ड कंडीशन में। बाकी के 40% में, बाकी की दूसरी स्पीशीज़ में पोलन ग्रेन शेड करेगा किसमें, 3 सेल्ड कंडीशन में। 3 सेल्ड कंडीशन कैसे हुई, जनरेटिव सेल क्या जनरेट कर देती है बेटा, 2 मेल गैमीट बना देती है, जिसकी वजह से 3 सेल्ड कंडीशन अराइज होती है। अब कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है, किससे, पोलन ग्रेन से, ठीक है। सो पोलन ग्रेन बहुत अलग अलग स्पीशीज़ के जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो कुछ एलर्जीज कॉज करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करते हैं कुछ लोगों में, जिसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला, तो इस तरीके की बहुत लंबे समय तक चलने वाली रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया बेटा, है ना, ब्रोंकाइटिस हो गया,
सो इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और क्या, कैरेट ग्रास जो कि इम्पोर्टेड वीट के साथ एक कॉन्टामिनेंट की तरह आई थी हम लोगों के मतलब भारत में आई थी। सो हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रही थी बेटा, पोलन एलर्जी हो रही थी। किसकी वजह से, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो किस तरह से आई थी, कॉन्टामिनेंट की तरह आई थी इम्पोर्टेड वीट के साथ, जिसकी वजह से पोलन एलर्जी हो रही थी कुछ लोगों को। अब आता है पोलन जो ग्रेन होते हैं ना क्या बोल रही हूँ मैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट में। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, पोलन ग्रेन्स। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स, कुछ रिसेंट सालों में ये फैशन हुआ है कि पोलन को टैबलेट, मतलब पोलन की टैबलेट आती है, नीचे दिखा रखी है ना, पोलन की टैबलेट आती है किस रूप में, फूड सप्लीमेंट्स के रूप में, एज फूड सप्लीमेंट्स। इसको हम खा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट भी आते हैं, पोलन के बने हुए सिरप्स भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, मतलब इसको ड्रग की तरह यूज़ कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो पोलन को कंज्यूम करना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। जैसे रेस हॉर्सेस होते हैं उनके और एथलीट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत पोलन को कंज्यूम करने लगे हैं। देखो इसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक बन सकता है, जो बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड वाली जो टैबलेट है ना पोलन ग्रेन की, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं की टैबलेट्स हैं वो किस कलर की हैं, ये यहाँ लिखा है इन टाइनी गोल्डन पॉट्स। यहाँ पे तुम लोगों को रेड सा दिख रहा होगा, थोड़ा ब्राउनिश टाइप है ना, बट ये गोल्डन कलर है, ये याद रखना है बस। एक आई थिंक इस तस्वीर से तो यही बन सकता है। ये बहुत कम पूछेंगे, बहुत कभी कभी पूछा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। When once they are shed, जैसे ही पोलन ग्रेन शेड हो गए, उनको स्टिग्मा के ऊपर आना होता है, लैंड करना होता है, जिससे पहले वो अपनी वायबिलिटी को खो दें। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है तो उनको अपनी वायबिलिटी पीरियड में ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? तुम लोगों को क्या लगता है कि पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितने टाइम तक होती होगी लगभग, है ना? जो पीरियड होता है कि जिस टाइम तक पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज़ हाईली वेरिएबल। जैसे कि देखो वायबिलिटी पीरियड क्या होता है बेटा, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम है, जिस टाइम तक अगर मान लेते हैं कि 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स बहुत कम मान के चल रही हूँ मैं, 10 मिनट्स कोई पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि वो पोलन ग्रेन जैसे ही उस प्लांट से शेड हुआ, उसके 10 मिनट के अंदर अगर वो स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, चाहे उसके बाद वो स्टिग्मा पे पहुंच जाए। अगर 10 मिनट के अंदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंचा, 10 मिनट किसी पोलन ग्रेन का वायबल पीरियड है, तो 10 मिनट में नहीं पहुंचा, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, चाहे वो स्टिग्मा पे लैंड हो चाहे ना हो, उस चीज़ से हमको फिर बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ वायबिलिटी पीरियड। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा वायबिलिटी पीरियड क्या होता है। द पीरियड, अब ये वायबिलिटी पीरियड है 10 मिनट बहुत कुछ में होता है और शायद कुछ में भी नहीं होता, बहुत अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग वेरी करता है ये। ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और बाहर कौन सा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उन सारी चीज़ों पे भी ये डिपेंड करता है। कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस हो गया, चावल में और गेहूं में पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है बेटा 30 मिनट, लगभग आधा घंटा वो वायबल रहता है। अगर आधे घंटे के अंदर उसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगा उनके रिलीज़ के बाद। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, इन तीनों फैमिली में जो पोलन ग्रेन होता है उनकी वायबिलिटी कुछ महीनों तक होती है। ठीक है, सो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैंने तुम लोगों को बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की लास्ट टॉपिक XC2 कंजर्वेशन में तुम लोगों को क्रायो प्रिजर्वेशन समझाया था। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या था, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे हम लोग क्या रखते हैं, इन सीमन को, पोलन ग्रेन को, इन लोगों को स्टोर करके रखते हैं। हम लोग सीमन स्टोर करते हैं, कुछ एनिमल्स के स्पर्म को भी स्टोर करते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन्स ही आते हैं, मतलब ह्यूमन्स के भी स्पर्म सीमन को स्टोर करके रखा जाता है। किस लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ये आगे आएगा। ठीक है, आगे एक चैप्टर ये वाला पढ़ के फिर अगला, फिर उसके बाद आएगा
इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर। हम लोग पोलन ग्रेन को भी बहुत लंबे, बहुत सारे स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन को हम लोग सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ये मैंने तुमको बता दिया था -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ऐसे स्टोर्ड पोलन को हम लोग पोलन बैंक में यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। जैसे कि सीड को स्टोर करके रखते हैं सीड बैंक में, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं ब्लड बैंक में, वैसे ही हम लोग पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं पोलन बैंक में, ठीक है। आगे आता है बेटा द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और व्हाट, एम्ब्रियोसेक। Pistil, megasporangium is what, ovule. Megasporangium is what, ovule और embryosac. Embryosac is female gametophyte, ठीक है। गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है फ्लावर का, ठीक है। द गाइनोशियम के पास क्या होता है, सिंगल पिस्टिल हो सकता है, मोनोकार्पिलरी। सिंगल पिस्टिल तो मोनोकार्पिलरी और बहुत सारी पिस्टिल तो मल्टीकार्पिलरी। अब बहुत सारे पिस्टिल अगर हैं, मान लेते हैं हमारे पास 10 पिस्टिल हैं, ठीक है। उसके बाद भी 2 कंडीशन है कि ये सारे पिस्टिल क्या हैं, आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये 10 पिस्टिल, या फिर वो अलग अलग हैं, ठीक है। अगर वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस, सिन का मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग का वर्ड, सिंक्रोनाइजिंग जो वर्ड होता है उसको क्या मतलब होता है, एक साथ कोई काम करते हैं ना, है ना, अपन एक ट्यून में, एक रिदम में काम करना। तो हम लोग सिन को हटा लेते हैं, सिन का मतलब एक साथ, सिनकार्पस। तो बहुत सारे अगर एक ही बंडल में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पिस्टिल, अगर 10 के 10 पिस्टिल एक में जुड़े हुए हैं, दैट इज सिनकार्पस। अगर आपस में फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और अगर अलग अलग हैं, फ्री हैं, तो एपोकार्पस। अब हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। पहला स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाएगा, स्टाइल जो लंबी सी स्टॉक होती है, नीचे फिर बर्स्ट पार्ट, ओवरी। मैं तुमको बना के दिखा देती हूँ छोटू सा डायग्राम। इसको मिटा लेते हैं हमारे 10 पिस्टल्स को। ये इस तरीके से कुछ होता है बेटा, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, ओवरी। ये क्या हो गया बेटा, स्टाइल। दिस इज व्हाट, स्टिग्मा। दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। अब आता है जो स्टिग्मा होता है वो कैसे सर्व करता है, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए, कि भाई पोलन ग्रेन आए, उसके ऊपर चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। बेसल बल्ज्ड पार्ट, नीचे का बल्ज्ड पार्ट थोड़ा फूला हुआ सा, इस टाइप से थोड़ा सूजा हुआ सा ना, मटकी टाइप में। उस पिस्टिल के उस बेसल बल्ज्ड पार्ट को क्या कहा है, ओवरी। इन तीनों को एक साथ क्या कहेंगे बेटा, पिस्टिल कहेंगे। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं, लॉक्यूल। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होती, मतलब लोग पढ़ते हैं जाते बट वो गौर नहीं करते, ठीक है। सो ओवेरियन कैविटी को क्या कहा है, लॉक्यूल कहा है। थिंक आई शुड चेंज द कलर ना, ब्लू। द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज प्लेस्ड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है बेटा, प्लेसेंटा होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये मॉर्फोलॉजी में पूरा आता है प्लेसेंटा के बारे में, क्या प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन कौन कौन से टाइप का होता है। अब हमारे पास, मैं तुम लोगों को एपोकार्पस और सिनकार्पस का एग्जाम्पल बता देती हूँ। यहाँ लिख देते हैं हम लोग नए बैन से, ठीक है। एपोकार्पस अपनी रानू लव्स मिर्ची, मिर्ची तो नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो मिकेलिया। अपनी से एपोकार्पस, मिर्ची से मिकेलिया, अपनी रानू। रानू का मतलब रेनेनक्यूलस होता है बेटा, बट आई थिंक यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। सो अपनी रानू, रानू से तुम लोग रोज़ याद रख सकते हो, अपनी रानू लव्स मिर्ची, लव से लोटस, ठीक है। अपनी रानू लव्स मिर्ची से एपोकार्पस, मिकेलिया, लोटस, रोज, ठीक है। अब देखो इधर आता है हिबिस्कस का, हम लोगों को ये पहला वाला जो डायग्राम है ना, ये क्या है, ये हिबिस्कस का डायग्राम है, पिस्टल दिखा रखा है इसके अंदर। दूसरा है मल्टी कार्पिलरी, बहुत सारे कार्पल्स हैं इसके अंदर, तो मल्टी कार्पिलरी है सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पैपेवर्ट। पैपेवर्ट सोमनिफेरम, ये एक ड्रग वाला प्लांट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे हम इसको। तो सिनकार्पस का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, मल्टी कार्पिलरी और सिनकार्पस पिस्टल है बेटा, किसका, पैपेवर्ट का। उसके बाद है मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, ठीक है। बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन फ्री हैं। एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ मिकेलिया भी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा है,
ठीक है। और ये हम लोगों को एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है। बहुत सारे तरीके के ओव्यूल्स होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनाट्रोपस ही पढ़ना है। ये दिया हुआ है हम लोगों के एनसीईआरटी में, और यही बहुत कॉमन भी होता है। बहुत सारे स्पीशीज़ में एंजियोस्पर्म्स की यही मिलता है, ठीक है। ये हम लोग डायग्राम देख लेते हैं इधर, बट ये पूरा तो आएगा नहीं तरीके से अगर मैं बताऊँ तो। ये वाला एंड क्या है, दिस इज़ फ्यूनिकल, दिस इज़ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। और ये आउटर बाहर वाली इंटेग्यूमेंट, ये अंदर वाली इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसेलस, ये आगे आएंगी सारी टर्म्स आएंगी बेटा। ये एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज चैलेजल पोल, ठीक है। चैलेजा एंड माइक्रोपाइल आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ओके। आगे आता है क्लास 11th, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। प्लेसेंटा से कौन अराइज होता है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया अराइज होता है जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का नंबर वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर एक होता है, जैसे कि व्हीट पैडी मैंगो, व्हीट पैडी मैंगो के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल के अंदर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। ऑर्किड्स में तो बहुत ही सारे होते हैं बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, किसी ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी कर सकता है। अगर एक है तो मान लेते हैं व्हीट पैडी मैंगो में एक होता है, और बहुत सारे हैं तो जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं एक ओवरी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल क्या होता है। Let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. Ovule एक छोटा सा small structure होता है जो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है by means of a stalk, एक stalk के द्वारा, जिसको हम funicle कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है बेटा जो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। किससे, एक फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है। मान लेते हैं ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, ठीक है। ये क्या है, फिर फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, किससे जुड़ा है ये प्लेसेंटा से। कौन जुड़ा है, ओव्यूल जुड़ा है, ठीक है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है एक स्टॉक के द्वारा, जिस स्टॉक का नाम होता है फ्यूनिकल, ठीक है। बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जहाँ पर वो होती है, फ्यूज होती है, जैसे कि हमने ये देखा, ठीक है। तो यहाँ जो बॉडी है ये फ्यूज है ना इसके साथ, फ्यूनिकल की स्टॉक के साथ। तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम रीजन कहते हैं, हाइलम कहते हैं हम इसको, ठीक है। देखो ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के द्वारा, उस स्टॉक का क्या नाम है, फ्यूनिकल नाम है, ठीक है। अब ओव्यूल की बॉडी फ्यूज होती है फ्यूनिकल के साथ, ऑब्वियसली जुड़ा तो रहेगा ही फ्यूनिकल के साथ। अब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ जहाँ पर फ्यूज रहती है उस रीजन को बेटा क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ओके। Thus हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल और फ्यूनिकल के मिलने का जंक्शन, दैट मिलन वाला पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। हर ओव्यूल के ऊपर एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, जिसको हमने इंटेग्यूमेंट अभी ऊपर पढ़ा था, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। जैसे ये पूरा ओव्यूल है, इस पूरे ओव्यूल को इंटेग्यूमेंट ने कवर कर रखा है एक्सेप्ट 1 पॉइंट, इस पॉइंट को, जैसे एक्साइन है, एक्साइन कंटिन्यूस थी एक्सेप्ट जर्म पोर, जर्म पोर जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं था। इसी तरीके से इंटेग्यूमेंट पूरे न्यूसेलस को एनसर्कल करती है एक्सेप्ट उस टिप को छोड़ के, और उसी टिप का नाम क्या है बेटा, दैट टिप इज नॉन एज द माइक्रोपाइल, ठीक है। उस टिप को हम माइक्रोपाइल क्या है, वो ओपनिंग जहाँ पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। माइक्रोपाइल के ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट कौन होता है, चैलेजा, दिस इज चैलेजल एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये अगर ओव्यूल है तो दिस इज व्हाट बेसल वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट इज चैलेजा। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट बच्चा, चैलेजा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिवाइज कर ले क्या, देखो ओव्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओव्यूल जुड़ा होता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ अ स्टॉक दैट इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो बॉडी है, ओव्यूल का बॉडी और फ्यूनिकल फ्यूज होते हैं आपस में एक जगह पे, दैट इज नोन एज हाइलम, मतलब हाइलम इज दैट मिलन वाला पॉइंट,
ठीक है। अब ओव्यूल के ऊपर एक या एक से ज़्यादा 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट पूरी एनसर्कल करती है एक्सेप्ट टिप पे, उस टिप का नाम होता है माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट कौन होता है बेटा? चैलेजा। चैलेजा इज व्हाट? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। न्यूसेलस की प्लॉइडी होती है 2n। ये पूछा जाता है जनरली कि न्यूसेलस की प्लॉइडी लेवल क्या होता है। ठीक है, ये जो बहुत सारी सेल्स हैं ये किसकी हैं? न्यूसेलस की हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूसेलस होता है। ओके, सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल्स के पास बहुत सारा खाना स्टोर होता है। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक होता है न्यूसेलस के अंदर। और फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहा है। एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। तो न्यूसेलस के अंदर कौन प्रेजेंट है बेटा? एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाए थे? 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे। अब यहाँ होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर तो बनाती है, बट 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। बचता है सिर्फ 1 बचता है बेटा। ठीक है, तो देखो, एन ओव्यूल, एक ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियोसैक बनता है, जो कि किससे बनता है? मेगास्पोर से। जनरली एक ही मेगास्पोर एक्टिवेट होता है और एक ही मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है? एम्ब्रियोसैक बनाता है। हम लोग ये प्रोसेस पढ़ लेते हैं अब, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। जेनेसिस इज व्हाट बेटा? फॉर्मेशन। मेगास्पोर इज मेगास्पोर। तो मेगास्पोर का बनना किसकी? मेगास्पोर मम्मी सेल से। मम्मी सेल्स, मेगास्पोर मम्मी सेल्स क्या बनाएंगे? मेगास्पोर बनाएंगे, क्योंकि वो मेगास्पोर की मम्मी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का बनना फ्रॉम मेगास्पोर्स मदर सेल्स। यहाँ पे भी मियोसिस ही होता है। इस प्रोसेस को कहा है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। वेट अ मिनट, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। देखो क्या बोला है? ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स। ओव्यूल जो होता है वो जनरली डिफरेंशिएट करता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। मतलब बहुत सारी मदर सेल नहीं होती यहाँ पे, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है माइक्रोपाइलर रीजन वाली। ठीक है, जैसे कि एक मिनट में बताती हूँ तुमको, पेंसिल आ जाओ। जैसे ये न्यूसेलस, एक मिनट, सॉरी, ये न्यूसेलस है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंड माइक्रोपाइलर है, ये वाला एंड चैलेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान लेते हैं ये इधर ऐसे सेल्स अरेंज्ड हैं। ये सारी क्या हैं? ये सेल्स हैं। बट सारी की सारी न्यूसेलस की सेल एक्टिवेट नहीं रहती हैं। मान लेते हैं ये एक सेल है जो माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोपाइल के एंड वाली है, वो एक सेल क्या बनाती है? मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, MMC। देखो, जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा था, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल होती हैं सारी की सारी किसकी तरह काम करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर न्यूसेलस की सारी सेल्स में से एक सेल उठेगी जो कि माइक्रोपाइल एंड वाली होगी। ठीक है, माइक्रोपाइल के एंड वाली एक सेल उठेगी और उसको काम दिया जाएगा मेगास्पोर मदर सेल बनने का। तो ये बनाएगी क्या बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा है ये बात। ठीक है, सारी की सारी सेल्स MMC नहीं बनती हैं, सिर्फ एक माइक्रोपाइल रीजन वाली जो एक सेल है वो क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। ठीक है, आगे आता है, इट इज़ लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। वो बड़ी सेल होगी, वो सेल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। वो सारी जितनी भी सेल्स है ना उन सबका न्यूट्रिशन वो ले लेगी। तो वो एक लार्ज सेल होगी जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अ प्रोमिनेंट, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। फिर MMC अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ठीक है, MMC का मियोसिस क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि हमको जो मेगास्पोर बनाना है वो हैप्लॉइड बनाना है। हमको जो एम्ब्रियोसैक बनाना है वो हमको हैप्लॉइड बनाना है। और MMC बेटा कैसी है? MMC डिप्लॉइड है। MMC किसकी सेल है? न्यूसेलस की सेल है। और न्यूसेलस पूरा का पूरा कैसा है? 2n है। न्यूसेलस पूरा का पूरा डिप्लॉइड है ना, तो उसकी हर एक सेल में डिप्लॉइड होगी बेटा। तो MMC जो बनी, मेगास्पोर मदर सेल जो बनी वो डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस होगी तब मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर हमको कैसा चाहिए? हमको हैप्लॉइड चाहिए, तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, बाद में बनेगा मेगास्पोर।
इसी वजह से एमएमसी का म्यूटिक डिवीजन के अंडर को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद म्यूसिस के बाद हम लोगों के पास बनेंगे 4 मेगास्पोर। ठीक है, हम लोगों के पास क्या बने, 4 मेगास्पोर। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था कि चारों के चारों अभी भी फंक्शनल नहीं होंगे। चारों में से 3, 1 2 3 4, ये 3 मान लेते हैं डीजनरेट हो गए, ये एक बचा, ये एक आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसैक बनाएगा। अब आता है फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि एम्ब्रियोसैक इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे मेजॉरिटी में अगर हम देखें, सो वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजनरेट। ठीक है, जनरली माइक्रोपाइल के एंड वाले तीनों, माइक्रोपाइलर एंड वाले तीनों मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, एक चैलेजल एंड वाला बचता है, दैट इज फंक्शनल। ठीक है, ये मत सोचना पीछे तो न्यूसेलस में तो माइक्रोपाइल वाली एमएमसी बनी थी, यहाँ पे चैलेजा वाली बन रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। 3 मेगास्पोर डीजनरेट होंगे, कौन से एंड वाले, माइक्रोपाइल। एक बचेगा कौन सा, चैलेजल वाला, एक मेगास्पोर बच जाएगा यहाँ पे, बाकी के 3 डीजनरेट। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है मतलब ये वाला, ये डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, दैट इज व्हाट, एम्ब्रियोसैक। इस मेथड को, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये मेथड क्या है, अब हम लोगों के पास एक मेगास्पोर बचा, एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियोसैक बनेगा। इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं बेटा। अगर बाइस्पोरिक है मतलब 2 तो डीजनरेट हो गए, 2 मेगास्पोर बच गए, तो 2 ही एम्ब्रियोसैक बनेंगे आगे जाके, दैट इज बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। बट मेजॉरिटी में क्या होता है, मोनोस्पोरिक है, तो हम लोगों को एनसीईआरटी में भी यही दिया, तो यही पढ़ना है। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज व्हाट, एक ये बचा, जो बचा था। ठीक है, ये जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर है यही आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसैक बनाएगा। ठीक है, अब आगे पूछा है तुम लोगों से, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल्स की प्लॉइडी 2n, एमएमसी की माई मेगास्पोर मदर सेल की 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की n, फीमेल गैमेटोफाइट की n। ठीक है, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है। प्लॉइडी बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बस एक आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, पॉलिनेशन हम लोग कल शुरू करेंगे। ओके, आगे आता है बेटा द लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक बना कैसे, पूरा का पूरा एम्ब्रियोसैक कैसे बना। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, देखो ये मान लेते हैं फंक्शनल मेगास्पोर है, ये इसके पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसने किया माइटोसिस, माइटोसिस के बाद इसने बना ली 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पे चली गई। ये यहाँ से इरेज कर देती हूँ मैं, तो एक ये और एक ये 2 अपोजिट पोल्स पे चली गई, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। ये पूरा का पूरा क्या है, एम्ब्रियोसैक है। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate। अब ये 2 बनाएगा, ठीक है, इसने 2 बनाए, फिर ये 2 बनाएगा, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। फिर ये 2 बनाएंगे, ठीक है, तो टोटल बन गए 8। पहले कितने बने थे, 2 न्यूक्लियस, दोनों ने माइटोसिस किया, कितना बना, 4 न्यूक्लियस, बाद में कितना बना, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक पूरा हो गया 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 8 न्यूक्लियस हैं एक एम्ब्रियोसैक के अंदर। ठीक है, मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, फिर पढ़ेंगे आराम से। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को नोट करने वाली बात बताइए इसने कि दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। दैट इज, देखो फ्री न्यूक्लियर है सारी की सारी, 8 बन गए इसके अंदर, एक यहाँ था, फिर इसने 2 बनाए, फिर इसने 4 बनाए, इसने भी 2 बनाए, फिर इसने 4 बनाए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ये कैसे हैं, फ्री न्यूक्लियर है, स्ट्रिक्टली जितनी भी माइटोसिस इसने करी है, जितनी माइटोसिस इसने करी है, जितनी इसने करी है, जितनी भी माइटोसिस बेटा इस एम्ब्रियोसैक के अंदर हुई हैं, सारी की सारी कैसी हैं, फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। जैसे ही न्यूक्लियस बना उसके बाद तुरंत उसके ऊपर सेल वॉल नहीं बनी। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर इज व्हाट कि न्यूक्लियर डिवीजन हुआ लेकिन उसके तुरंत बाद क्या नहीं बनी, सेल वॉल नहीं बनी। इसका ये क्या मतलब है, ये फ्री न्यूक्लियर है। तो जितनी भी माइटोटिक डिविजन्स यहाँ पर हुए बेटा दैट आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तुरंत ही सेल वॉल नहीं बनी है। जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड सेल आई, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आई, 8 न्यूक्लियस बन गए एम्ब्रियोसैक के अंदर, अब उसके बाद सेल वॉल डलना शुरू होगी।
अब उसके बाद सेल वॉल आएंगी, ठीक है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। ये एक पूरा एम्ब्रियोसेक मान लेते हैं, ये 3 सेल यहाँ हैं, यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर ये एग सेल और ये सिनार्जिड, सॉरी, ठीक है, ये एंटीपोडल्स हो गए, उनका नाम आगे आएगा बेटा, सारी चीज़ें बताएंगे तुमको, तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर ना एक तो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए, मतलब एक तो तुम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की हर लाइन से एक सवाल बन सकता है, तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लेंदी है और थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। प्लांट के बारे में क्या ही पढ़े हैं, क्यों पढ़े हम, मैं भी बहुत सोचती थी, बट ना बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर तुम लोगों को एक बार याद हो गया ना ये चैप्टर, तो आई स्वेयर तुम पूरा साल नहीं भूलोगे ये, और इससे कोई सवाल नहीं गलत होगा तुम्हारा कोई भी। ठीक है, उसके बाद बेटा 8 न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद क्या काम होगा, सेल वॉल का डलने का काम शुरू होगा। ओके, सो ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब ये फिगर देखेंगे, 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। ये तीनों 1 2 3 और ये 3 6, टोटल कितनी हो गई 6 सेल्स होती हैं। 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल डल जाती है और वो सेल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। बाकी की बचे 2 न्यूक्लियाई, उनके ऊपर ना, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि एग अपैरेटस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा उल्टा है, ये एग अपैरेटस बनाता है। दिस इज व्हाट एग अपैरेटस, दीज 2 आर सिनर्जिड्स, ये नीचे की 2 सिनर्जिड हैं, ऊपर वाली एग सेल है। इन तीनों के मिक्सचर को कहते हैं बेटा एग अपैरेटस। ठीक है, और एग अपैरेटस के बिलो, ये हम उल्टा पढ़ रहे हैं। ओके, सो एग अपैरेटस के नीचे कौन प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल सेल, ये वाली, इसके ऊपर एक कॉमन सेल वॉल आ जाती है, तो ये बीच वाली सेल हो जाती है, मतलब दोनों न्यूक्लियाई के ऊपर एक कॉमन वॉल हो गई। तो मतलब एक सेल है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं, दैट्स वाई इट इज नॉन एज पोलर न्यूक्लियाई। टोटल सेल कितनी हो गई, 6 ये, 1 ये, 3 ये, सॉरी 6 नहीं, 3 ये और 1 ये, तो टोटल सेल्स आर 7 सेल्स। न्यूक्लियस आर व्हाट, 8 न्यूक्लियस 7 सेल। ठीक है, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होता, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेट अस अरेज इट। ओके, आगे बोला है देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो। ऐसे नहीं उल्टी सीधी जगह पड़ी हैं सारी सेल्स, ठीक है, जैसे तुम लोग रात को सोते टाइम इधर उधर होते रहते हो, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी जिधर मन है उधर सो गए। कुछ पर्टिकुलर जगहें होती हैं जहाँ वो जाके अरेंज होती हैं। 3 सेल का ग्रुप बनता है पहले तो, माइक्रोपाइलर एंड पे, अब हम लोग पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। ये ऐसे है, मान लेते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये मान लेते हैं बेटा चैलिज़ा वाला एंड है। एग अपैरेटस बनेगा, एग अपैरेटस के अंदर होता क्या क्या है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 1 2। ठीक है, एक बड़ी, यार मैं बड़ा डायग्राम बना नहीं सकती ना, बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये एक कॉमन सेल वॉल से अरेंज्ड पोलर न्यूक्लियाई, ये 3 सेल्स नीचे की एंटीपोडल्स चैलिज़ा वाले। ठीक है, ये पूरा क्या है, इतना सिर्फ इतना एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या आती है, एग सेल आती है, 2 सिनर्जिड्स आती हैं। एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। एक एग सेल होती है बच्चा और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। सिनर्जिड्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होते हैं, तो पिंकी कर देते हैं इसको, इस तरीके से सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। ये जो पिंक बनाया ना विलाय की तरह से, दिस इज नॉन एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिली, ठीक है, विलाई की तरह है और फिलीफॉर्म अपैरेटस है, तो विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। देखो पोलन ट्यूब के पास खुद का दिमाग तो है नहीं कि भाई मेरे को इधर जाना है, उसके दिमाग ने उसको इंडिकेट कर दिया। पोलन ट्यूब के पास खुद का दिमाग तो है नहीं, वो चलेगी किसके इशारों पे, वो चलेगी फिलीफॉर्म अपैरेटस के इशारों पे। तो जैसे जैसे फिलीफॉर्म अपैरेटस को रास्ता बताएगा कि भाई इधर जाने देखो, तो पोलन ट्यूब उधर जाएगी और कहाँ एंटर करेगी, सिनर्जिड्स में एंटर करेगी। 3 सेल आ रहा था चैलिज़ल एंड, चैलिज़ल की एंड पे 3 सेल्स है जिसको हमने एंटीपोडल कहा है। इन तीनों का नाम क्या है, एंटीपोडल है। लार्ज सेंट्रल सेल, ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल, एज मैंशनड अर्लियर, इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। दस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल जो नॉर्मल जनरल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसेक है बच्चे, मैच्योरिटी के टाइम पे उसके पास 8 तो न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल्स होते हैं। और ठीक है, जल्दी से गिन लेते हैं, 3 तो एंटीपोडल वाले, तो 3 सेल्स हो गई। एक पूरी बीच वाली सेल सेंट्रल सेल जिसके पास न्यूक्लियस 2 है बट सेल 1 है, तो 4 सेल हो गई। 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल, तो 3 ही हो गई, तो टोटल 7 सेल हो गई। और न्यूक्लियस कितने हो गए बच्चा, 8 हो गए।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो तुम लोगों को बता देती हूँ, नॉर्मली एनसीईआरटी में लिखी नहीं है, पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? लार्ज सेंट्रल सेल। ये तो चलो बताया है, सबसे बड़ी सेल है बीच वाली, ठीक है। और एग apparatus की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? एग सेल। ये जो एग सेल है ना, ये वाली क्या है? सबसे बड़ी सेल है किसकी? एग apparatus की। तो पूरे एम्ब्रियो सैक की बड़ी सेल लार्ज वाली और सेंट्रल सेल है, मतलब पूरे एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल है सेंट्रल सेल और एग apparatus की सबसे बड़ी सेल इज व्हाट? एग सेल, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी लगभग 50 मिनट तक का हो जाएगा, मतलब ये अभी तक तो 45 मिनट का हो चुका है। सो आई होप तुम लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और भी कोई दिक्कत है तो तुम लोग शेयर कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो पॉलिनेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बच्चा, ओके। सो आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से तुम्हारी तैयारी चल रही है। बाकी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो एक बार पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं एडवाइस करूँगी तुम लोगों को, बीच बीच में बताती रहूँगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या नहीं, और पूछ लिया करो, तुम खुद ही पूछ लिया करो। बाकी मैं तो क्या ही बताऊँ, तुम लोग पूछोगे तभी तो बता सकती हूँ मैं। और तुम लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, तुम लोग पढ़ रहे होगे टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे के लेक्चर भी देखना और एडवाइस करना बच्चों को कि दीदी से पढ़ के देखो एक बारी, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी एकदम टिप्स पर जाएगी ऐसे, ओके। सो बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू विच ऑलवेज।